हेलो वीवर्स, आज की कहानी एक 20 साल के जीनियस लड़के की है जो मैथ्स की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स आसानी से हल कर देता था। पर उसकी जिंदगी पूरे अतीत की वजह से कुछ इस कदर उलझ चुकी थी जिसे वह चाहकर भी सुलझा नहीं पा रहा था। यह कहानी हमें जिंदगी में अपने अतीत की बुरी आदतों को भुलाकर आगे बढ़ना सिखाती है, क्योंकि हम चाहे किसी भी चीज़ में कितने भी माहिर क्यों ना हो, पर हमारी अपनी कुछ कमजोरियाँ परेशानियाँ होती हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। तो इस कहानी को सुनने के बाद आपको उन सभी परेशानियों का सामना करने में हिम्मत मिलेगी। 20 साल का नौजवान विल हंटिंग अपने घर में बैठकर किताब पढ़ रहा था। तब उसका दोस्त हर रोज की तरह कार लेकर उसके घर पहुंचता है और विल को अपने साथ ले जाता है। इसी तरह दोस्त के साथ घूमना विल की डेली रूटीन बन चुकी थी। यूएसए की MIT यूनिवर्सिटी में मैथ्स के मशहूर प्रोफेसर और नोबेल प्राइज होल्डर प्रोफेसर जेराल्ड लेमो अपनी क्लास के दौरान विद्यार्थियों को बताते हैं कि उन्होंने हाल ही में ब्लैक बोर्ड पर मैथ्स की एक मुश्किल प्रॉब्लम को लिखा है और जो कोई भी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा उसका नाम MIT टेक अखबार के फ्रंट पेज पर छपेगा, जिसके बाद उसे बहुत सारा फेम और ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। यह बताते हुए कि अब तक जिन विद्यार्थियों का नाम MIT टेक में छप चुका है वह सब आगे चलकर महान व्यक्ति बने हैं, जिन्होंने दुनिया में बड़े बड़े काम किए हैं। और अब प्रोफेसर को अपने विद्यार्थियों से उम्मीदें थी। विल MIT यूनिवर्सिटी में एक सफाई कर्मचारी था। सफाई के दौरान वह ब्लैक बोर्ड पर लिखी मैथ्स की प्रॉब्लम को बड़े गौर से देखता था और एक ही नज़र में वो प्रॉब्लम उसके दिमाग में छप जाती थी। हालांकि उसे प्रोफेसर के चैलेंज और उससे मिलने वाले इनाम के बारे में पता नहीं था, फिर भी वह घर जाकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लग जाता है। और अगले दिन सफाई के दौरान वह चुपके से बोर्ड पर अपना सॉल्यूशन लिख देता है। जब प्रोफेसर को पता चलता है कि किसी ने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है तो वह प्रोफेसर वहां जाता है। प्रोफेसर हैरान था क्योंकि जवाब बिल्कुल सही था और कोई जीनियस ही ऐसा कर सकता था। प्रोफेसर को लगता है कि यह सॉल्यूशन उसके किसी होनहार विद्यार्थी ने लिखा है। वह सबसे पूछता है कि बोर्ड पर सॉल्यूशन किसने लिखा है, पर किसी को भी यह पता नहीं था कि यह सॉल्यूशन विल ने लिखा है। तो प्रोफेसर थोड़ा निराश हो जाता है। अगले दिन विल अपने दोस्तों के साथ बेसबॉल मैच देख रहा था। वहां उसे एक लड़का दिखाई देता है जिसने बचपन में विल को बहुत पीटा था। विल वहां तो उसे कुछ नहीं कहता, पर बाद में अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस लड़के के ग्रुप पर हमला कर देता है। विल उसे बहुत बुरी तरह पीटता है। तभी पुलिस वहां आकर विल को रोकती है, लेकिन वह पुलिस वालों पर भी हाथ उठा देता है तो पुलिस वाले उसे अरेस्ट करके ले जाते हैं। प्रोफेसर की अगली क्लास में सब लोग जानना चाहते हैं कि वो जीनियस कौन है जिसने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। विद्यार्थियों से भरी अपनी क्लास में प्रोफेसर उस जीनियस को सबके सामने आने के लिए कहता है, लेकिन कोई भी सामने नहीं आता। तो यह पता लगाने के लिए कि वो जीनियस कौन है, प्रोफेसर बोर्ड पर एक नई प्रॉब्लम लिख देता है जो पहली प्रॉब्लम से भी ज्यादा मुश्किल थी, क्योंकि इसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए खुद प्रोफेसर को 2 साल लग गए थे। कोर्ट ने सुनवाई के लिए अगले हफ्ते की तारीख देकर विल को छोड़ दिया था, जो वापस MIT में आकर नई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा था। मगर इस बार प्रोफेसर उसे देख लेता है और इससे पहले कि वह विल से कोई सवाल कर पाता, विल वहां से भाग जाता है। जब प्रोफेसर सॉल्यूशन को देखता है तो वह चौंक जाता है, क्योंकि जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उसे 2 सालों तक कड़ी मेहनत करनी पड़ी थी, विल ने उसे बड़ी आसानी से सॉल्व कर दिया था। प्रोफेसर समझ चुका था कि विल एक जीनियस है। फिर उस रात विल अपने दोस्तों को झूठ बोलता है कि उसे MIT कॉलेज से निकाल दिया गया है। अपने दोस्तों को खुलकर पूरा सच नहीं बताता, क्योंकि वह खुद ही MIT की नौकरी छोड़कर जा रहा था। फिर वह एक क्लब में जाते हैं जहां उसका दोस्त 2 लड़कियों को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, पर एक घमंडी लड़का वहां आता है जिसे अपनी नॉलेज पर बहुत घमंड था और वह विल के दोस्त रैंडी को नीचा दिखाने के लिए उससे काफी मुश्किल सवाल पूछता है। तो अपने दोस्त को बचाने के लिए विल सिचुएशन को संभालता है। उसके सवाल का बुक रेफरेंस और पेज नंबर के साथ बहुत ही बेहतरीन जवाब देता है, जिसे सुनकर वह लड़का बिल्कुल चुप हो जाता है। फिर विल उससे कहता है कि तुमने इस इंफॉर्मेशन के लिए कॉलेज में लाखों डॉलर्स बर्बाद कर दिए, जबकि मुझे यह सारी इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी में रखी किताबें पढ़कर फ्री में ही मिल गई है। विल की नॉलेज से वहां बैठी एक लड़की स्काइलर इम्प्रेस हो जाती है और उसे दोबारा मिलने के लिए भी कहती है। वहीं दूसरी और प्रोफेसर को विल के बारे में पता चल चुका था और वह सीधा कोर्ट में उसकी सुनवाई पर पहुंचता है। कोर्ट में पता चलता है कि विल का पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड भी मौजूद है, जिसके मुताबिक उस पर मारपीट करने, दूसरों की गाड़ी चुराने का इल्जाम भी लग चुका है। लेकिन वह काफी स्मार्ट था, जो हर बार किसी न किसी तरीके से बच जाता था। हालांकि जज को पता था कि विल एक अनाथ है और वह फोस्टर होम में पला बड़ा है, जहाँ उसके साथ
अच्छा बर्ताव नहीं हुआ और शायद इसी वजह से वो ऐसा बन गया है। पर इस बार उसने पुलिस वालों पर हाथ उठाया था तो जज उस पर रहम न खाते हुए उसे जेल भेजने का फैसला करता है और जमानत करवाने के लिए $50,000 का फाइन देने के लिए कहता है। विल के लिए यह बुरी खबर थी, लेकिन प्रोफेसर के लिए ये एक गोल्डन चांस था। प्रोफेसर ने जज से बात करते हुए कहा कि विल को अपनी सुपरविजन में रखने के लिए वह तैयार है और इसके लिए विल को उसकी 2 शर्तें माननी पड़ेगी। पहली कि उसे प्रोफेसर के साथ मैथ्स की रिसर्च पर काम करना पड़ेगा और दूसरी कि उसे थेरेपिस्ट के पास जाना पड़ेगा जब तक कि वह सुधर नहीं जाता, क्योंकि थेरेपिस्ट की रिपोर्ट के बेसिस पर ही वो कोर्ट से उसकी जमानत ले सकते हैं और जमानत होने तक विल को प्रोफेसर की निगरानी में ही रहना होगा। विल मैथ्स की रिसर्च के लिए तो मान जाता है, पर थेरेपिस्ट की बात सुनकर वो हंसने लगता है और मना कर देता है, लेकिन न चाहते हुए भी उसे प्रोफेसर की दोनों शर्तें माननी पड़ती है। इसके बाद विल मैथ्स की एक और मुश्किल प्रॉब्लम को सॉल्व करके प्रोफेसर को अच्छी तरह से यकीन दिला देता है कि उसने किसी ट्रिक का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि वह सच में एक जीनियस है। प्रोफेसर को विल पर गर्व था। कल वह थेरेपिस्ट के पास जाने वाला था, इसलिए वो उस थेरेपिस्ट की किताब पढ़कर उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करता है ताकि वह उससे बेवकूफ बना सके। और ऐसा ही होता है। अपने सेशन के दौरान वो उस थेरेपिस्ट के सीक्रेट्स रिवील कर देता है और घबराकर वो थेरेपिस्ट विल का ट्रीटमेंट करने से मना कर देता है। फिर दूसरा थेरेपिस्ट उसे हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी कोशिश भी नाकाम हो जाती है क्योंकि विल बहुत स्मार्ट था, जिसके सामने कोई भी थेरेपिस्ट टिक नहीं पा रहा था। प्रोफेसर समझ चुका था कि विल इतनी आसानी से काबू में आने वाला नहीं है, तो वो अपने पुराने दोस्त शॉन से मदद मांगता है, जो कम्युनिटी कॉलेज में साइकोलॉजी का प्रोफेसर था और वो प्रोफेसर जेराल्ड का रूममेट भी रह चुका था। फिर प्रोफेसर जेराल्ड शॉन को विल के बारे में सब बताते हुए कहता है कि विल एक नायाब हीरा है जिसे खुद की वैल्यू का पता ही नहीं है, वो कोई आम लड़का नहीं है। प्रोफेसर की बातें सुनकर शॉन विल की थेरेपी के लिए मान जाता है। अगले दिन शॉन विल को अपने ऑफिस बुलाता है। प्रोफेसर को विल की स्मार्टनेस का पता था, इसलिए वह शॉन को धैर्य से काम करने के लिए कहता है। इतने में विल आ जाता है, जो अपने नए थेरेपिस्ट शॉन को भी सबक सिखाने के लिए तैयार था। प्रोफेसर कमरे से बाहर चला जाता है और शॉन विल से अकेले में बातें करने लगता है। शॉन के ऑफिस में बहुत सारी बुक्स पड़ी थी, जिन्हें देखकर विल उसकी किताबों का मजाक उड़ाने लगता है और उससे बदतमीजी से बात करने लगता है। यह सब उसका प्लान था ताकि वह शॉन को गुस्सा दिलाकर डिस्टर्ब कर दे और इस थेरेपी सेशन को भी बर्बाद कर दे। शॉन जानता था कि वह विल की कोई चाल है, इसलिए वह ज्यादा रिएक्ट नहीं करता तथा शांत रहता है। इसके बाद विल का ध्यान एक पेंटिंग पर जाता है जिसे शॉन ने खुद ही पेंट किया था। विल उसे कहता है कि इस पेंटिंग में और कोई नहीं बल्कि तुम खुद हो और तुम एक भयानक तूफान में बुरी तरह से फंस चुके हो। आसमान तुम्हारे सर पर टूट पड़ा है, तुम्हारी छोटी सी नाव समंदर में तिनके की तरह कभी भी डूब सकती है। तुम किनारा पाने के लिए रो रहे हो और डर के मारे तुम्हारी पैंट गीली हो चुकी है। और यह सिर्फ एक तस्वीर नहीं बल्कि यह सब जिंदगी में तुम्हारे साथ हुआ है, इसलिए तुमने एक साइकोलॉजिस्ट बनने का फैसला किया ताकि तुम अपनी जिंदगी की सच्चाई से भाग सको। भले ही विल ने अपनी बातों से शॉन को बुज़दिल कह दिया था, लेकिन शॉन उसकी किसी बात पर भी रिएक्ट नहीं करता। विल के पास कोई और चारा नहीं था, तो वह शॉन को भड़काने के लिए उसकी बीवी को कैरेक्टरलेस बोलता है। शॉन गुस्से में कहता है कि अपना मुंह संभाल कर बात करो। शॉन को डिस्टर्ब देखकर विल समझ चुका था कि शॉन की बीवी ही उसकी कमजोरी है, तो वह फिर से उसकी बीवी के बारे में उल्टा सीधा बोलता है। इस बात से शॉन को बहुत गुस्सा आता है और वह विल को गले से पकड़कर कहता है कि अगर दोबारा मेरी बीवी के बारे में कुछ गलत बोला तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। अपने बचाव में विल कहता है कि थेरेपी सेशन का टाइम खत्म हो चुका है और शॉन उसे छोड़ देता है। विल बहुत खुश था क्योंकि उसने एक और थेरेपिस्ट को हरा दिया था, लेकिन शॉन उदास था और उसकी उदासी देखकर प्रोफेसर समझ चुका था कि शॉन विल के और थेरेपी सेशंस नहीं लेगा। मगर शॉन हार नहीं मानता और अगले हफ्ते से थेरेपी सेशंस कंटिन्यू करने के लिए कहता है। उस रात विल स्काइलर के साथ डेट पर जाता है, जहां उसे पता चलता है कि स्काइलर का परिवार काफी अमीर है और वह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही है। स्काइलर को भी विल बहुत अच्छा लगता है, उनकी डेट बहुत अच्छी होती है और वह दोनों एक दूसरे को लाइक करने लगते हैं। अगले थेरेपी सेशन के दौरान शॉन विल से कहता है कि तुम्हारी उस दिन की बदतमीजी पर पहले तो मुझे बहुत गुस्सा आया, पर जल्द ही मुझे यह एहसास हो गया कि तुम सिर्फ एक बच्चे हो जिसे इस बात का एहसास नहीं कि वह क्या बोल रहा है। तुम्हें प्यार के बारे में कुछ पता नहीं है, तो उसका क्या आधार है। वह नीरस किताबें जो तुम्हें किसी चीज के बारे में सिर्फ बता सकती है लेकिन उसका एहसास नहीं करवा सकती। असल जिंदगी किताबों से कहीं ज्यादा खूबसूरत है जिसका तुम्हें एहसास नहीं है, क्योंकि तुमने जिंदगी को सिर्फ किताबों में पढ़ा है, उसे जिया नहीं है। अगर तुमने जिंदगी को जिया होता तो तुम्हें पता चलता कि जिससे तुम प्यार करते हो उसके साथ जीने से इतनी खुशी मिलती है जो दुनिया की कोई भी किताब बयान नहीं कर सकती। लेकिन तुम्हें इस बात का एहसास कैसे होगा, क्योंकि तुमने कभी किसी से प्यार किया ही नहीं है। दरअसल शॉन की बीवी को कैंसर था, जिसने अपने आखिरी 2 महीने हॉस्पिटल के बेड पर शॉन
शॉन का हाथ थाम कर बिताए थे और आज भी शॉन अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है। इसलिए विल के गलत बोलने पर शॉन को इतना गुस्सा आया था। जिसे तुम अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हो, उसे पल पल मरता हुआ देखकर कितना दर्द होता है वह कोई किताब नहीं बता सकती। तुम्हारी आंखों में देखकर मुझे कॉन्फिडेंट और इंटेलिजेंट इंसान नहीं बल्कि एक घमंडी, डरा हुआ और एक बेवकूफ बच्चा दिखाई देता है। तुम एक अनाथ हो और मुझे इस दर्द का एहसास है। लेकिन क्या तुम्हें अच्छा लगेगा अगर मैं किसी किताब का हवाला देकर तुम्हारे अनाथ होने का मजाक उड़ाऊं? कोई भी किताब तुम्हारे बारे में वह सब नहीं बता सकती जो तुम्हारे साथ वक्त बिताकर पता चलेगा। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुमने उस दिन क्या बोला। और इतना कहकर शॉन वहां से चला जाता है। विल को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन अभी भी उसमें काफी ईगो थी। अगले दिन वह अपने दोस्त के साथ कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने चला जाता है और शाम के वक्त वो स्काइलर को कॉल करता है। स्काइलर फोन उठाती है, लेकिन विल के दिमाग में कोई हेजिटेशन थी जो बिना कुछ बोले ही फोन काट देता है। तीसरे सेशन के दौरान विल कुछ भी नहीं बोलता तो उसे चुप देकर शॉन भी खामोश ही रहता है और कोई रिएक्शन नहीं देता, क्योंकि वह जानता था कि विल अभी भी उसके साथ माइंड गेम खेल रहा है। सेशन का सारा समय यूं ही दोनों की लंबी खामोशी में खत्म हो जाता है। शॉन जानता है कि जब तक विल उससे बात नहीं करना चाहेगा तब तक उसे इंतजार करना होगा। प्रोफेसर जेराल्ड के साथ मैथ्स की रिसर्च में विल बहुत बढ़िया काम करता है। जिन प्रॉब्लम्स को कुछ मैथमेटिशियन सालों से हल नहीं कर पाए थे, उन प्रॉब्लम्स को विल बड़ी आसानी से सॉल्व कर देता है और प्रोफेसर को यह सब एक चमत्कार लग रहा था। फिर शॉन के साथ चौथे सेशन में विल अपनी चुप्पी तोड़ता है और शॉन को एक जोक सुनाता है। शॉन इसी मौके की तलाश में था। वो विल से उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछता है। विल उसे बताता है कि वह स्काइलर को डेट कर रहा है जो बाकी लड़कियों से बिल्कुल अलग है, लेकिन वह उससे कॉल पर बात नहीं करता क्योंकि अभी स्काइलर उसके लिए परफेक्ट है और ज्यादा बात करके वो सब बिगाड़ना नहीं चाहता। वो स्काइलर से प्यार करता है, लेकिन वो डरता है कि अगर स्काइलर को पता चल गया कि वह एक अनाथ बच्चा है तो शायद वह उससे मिलना बंद कर दे। शॉन उससे कहता है कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, हम सब में बहुत सारी खूबियों के साथ कमियां भी होती हैं। फिर शॉन उसे अपनी बीवी के बारे में बताने लगता है। वो कहता है कि मेरी बीवी की एक अजीब आदत थी, वो सोते समय जोर जोर से खर्राटे मारती थी और एक दिन वह खर्राटे मार रही थी तो मैं डर के मारे बेड से नीचे गिर गया था और मेरी हंसी बंद नहीं हो रही थी और वह खुद भी नींद से जाग गई। यह सुनकर विल अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा था। फिर शॉन कहता है कि मेरी बीवी को मरे हुए 2 साल बीत चुके हैं और उसकी ऐसी ही छोटी छोटी बातों को मैं बहुत मिस करता हूँ। इसी तरह मुझ में भी बहुत सारी कमियां हैं जो शायद दूसरों के लिए बहुत अजीब होगी, लेकिन वो मेरी बीवी को पसंद थी क्योंकि हम जिससे प्यार करते हैं हमें उसकी खूबियों के साथ साथ उसकी कमियों को भी एक्सेप्ट करना होता है। ना तो तुम परफेक्ट हो, ना ही स्काइलर परफेक्ट है, लेकिन अगर तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो तो तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो सकते हो। विल पर शॉन की बातों का असर होने लगा था। विल शॉन से दोबारा शादी करने के लिए कहता है, लेकिन शॉन साफ मना कर देता है क्योंकि वह अपनी बीवी से इतना प्यार करता था कि वह उसकी जगह किसी और को नहीं दे सकता। शॉन कहता है कि टाइम खत्म हो चुका है और यह पहली बार था जब टाइम खत्म होने की बात किसी थेरेपिस्ट ने की थी, क्योंकि आज तक जितने भी सेशंस हुए थे उनमें विल जीतता आया था और पहली बार किसी थेरेपिस्ट की जीत हुई थी, क्योंकि शॉन उसका इलाज किसी साइकोलॉजी की किताब पढ़कर नहीं बल्कि अपनी जिंदगी के निजी अनुभवों से कर रहा था, जो किसी भी किताब से बेहतर था, क्योंकि उसकी बातें सुनने में बहुत दिलचस्प थी। सेशन के बाद विल स्काइलर से मिलता है। जब स्काइलर विल से उसके परिवार के बारे में पूछती है तो विल उसे झूठ बोल देता है कि उसकी 12 बड़े भाई बहन हैं और वह 13वां और सबसे छोटा है। अगले सेशन में वह शॉन से पूछता है कि तुम्हें कभी यह सोचकर अफसोस नहीं हुआ कि ना तो तुम अपनी बीवी से मिलते और ना ही तुम्हें आज इतना दुख उठाना पड़ता। इस पर शॉन कहता है कि नहीं, मुझे किसी बात का जरा सा भी अफसोस नहीं है। फिर विल पूछता है कि तुम अपनी बीवी से कैसे मिले थे और तुम्हें कैसे प्यार हुआ, तो शॉन बताता है कि वो अपने दोस्तों के साथ बेसबॉल का मैच देखने गया था, जो बेसबॉल के इतिहास का बहुत खास मैच था। वो अपने दोस्तों के साथ पूरी रात गेट के पास सोया ताकि सुबह उन्हें टिकट्स मिल सके, और जब वो बार में बैठकर मैच शुरू होने का इंतजार कर रहे थे तो वहाँ उसने एक लड़की यानी नैन्सी को देखा। फिर शॉन उसे मैच के बारे में बताता है। मैच बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, जो वर्ल्ड कप सीरीज का बहुत इंपॉर्टेंट मैच था। मैदान खचाखच भरा हुआ था, मुकाबला पूरी टक्कर का था और पूरी ऑडियंस एक्साइटमेंट से चिल्ला रही थी। मैच की बातें सुनकर विल पूरा एक्साइटमेंट से भर जाता है। वो कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि तुम्हें टिकट्स मिल गई और तुमने उस मैच को स्टेडियम में बैठकर देखा, लेकिन शॉन कहता है कि तुम्हें उस मैच को फील्ड पर नहीं बल्कि बाद में टीवी पर देखा, क्योंकि मैं नैन्सी के साथ बार में ही बैठा रहा। जब मैंने नैन्सी को पहली बार देखा तब मुझे पहली नज़र में ही उससे प्यार हो गया था। मैं उस कीमती मौके को किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाहता था, इसलिए मैं वो मैच छोड़कर नैन्सी के साथ बार में ही बैठा रहा, क्योंकि नैन्सी कोई भी साधारण लड़की नहीं थी। मैंने उसके साथ शादी की और अपनी ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन 18 साल उसके साथ बिताए। प्यार का असली मतलब मुझे नैन्सी से मिलकर ही पता चला, इसलिए उस मैच को छोड़ने का अफसोस हो या फिर नैन्सी की दुनिया छोड़कर चले जाने का अफसोस,
मुझे किसी बात का कोई दुख नहीं है। दरअसल शॉन ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि उसके और नैन्सी के प्यार में बहुत ताकत थी, इसलिए वह नैन्सी के चले जाने के बाद भी उसकी यादों के सहारे खुशी खुशी जी रहा था और वह जान चुका था कि प्यार अमर होता है, जिसका एहसास हमेशा आपके साथ बना रहता है। इसलिए उसे अपनी ज़िंदगी से किसी बात की कोई शिकायत नहीं थी। उसका जवाब सुनकर विल पूरी तरह शांत हो चुका था, क्योंकि शॉन अपनी ज़िंदगी का अनुभव बताकर विल को प्यार और रिश्तों की अहमियत सिखा रहा था। शॉन की बातें सुनकर विल स्काइलर से भी और भी ज़्यादा घुलने मिलने लगा था और उनका रिश्ता और भी मजबूत हो रहा था। इसी दौरान विल स्काइलर को अपने दोस्तों से मिलाता है, पर वह उसे अपनी सच्चाई नहीं बताता कि वह एक अनाथ है, क्योंकि विल को हायर करने के लिए बहुत सारी कंपनीज के ऑफर्स आने लगे थे। तो प्रोफेसर शॉन से मिलता है ताकि शॉन जल्द से जल्द उसकी रिपोर्ट बनाकर उन्हें दें और वो विल का करियर प्लान कर सके। लेकिन शॉन कहता है कि विल को अभी वक्त चाहिए और मुझे लगता है कि विल को डिग्रीज, मेडल्स और शोहरत नहीं चाहिए, बल्कि उसकी मंजिल कुछ और ही है। और अगर हमने उस पर किसी तरह का दबाव बनाया तो विल हमेशा के लिए यहाँ से भाग जाएगा। बावजूद इसके जब प्रोफेसर विल को इंटरव्यू देने के लिए कहता है तो विल अपनी जगह अपने दोस्त को इंटरव्यू के लिए भेज देता है, जो इंटरव्यू कंडक्ट करने वाले स्टाफ से ही पैसे लेकर चला जाता है। क्योंकि स्काइलर अपने फ्यूचर के लिए कैलिफोर्निया जाने वाली थी, तो वो विल को अपने साथ कैलिफोर्निया चलने के लिए कहती है ताकि वो दोनों एक साथ रह सके। पर विल इसके लिए तैयार नहीं था। वो स्काइलर से बहुत प्यार करता था, लेकिन अभी भी उसके अंदर किसी तरह की इनसिक्योरिटी थी। उसे लगता था कि स्काइलर उसे छोड़कर किसी अमीर लड़के के साथ शादी कर लेगी, इसलिए वो उस पर पूरी तरह से भरोसा नहीं करना चाहता था। विल की बातें सुनकर स्काइलर को लगता था कि विल डरपोक है, जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहता। इस बात पर उन दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। स्काइलर कहती है कि मैं जानती हूँ तुम मुझसे झूठ बोलते हो कि तुम्हारे 12 भाई बहन हैं, बावजूद इसके मैं तुमसे प्यार करती हूँ। यह बात विल को ट्रिगर कर देती है और वह गुस्से में सच बोल देता है कि हाँ, मेरा कोई परिवार नहीं है, मैं एक अनाथ हूँ और जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ का केयर टेकर मुझे बहुत टॉर्चर करता था। वह मेरे शरीर पर अपने सिगरेट जलाता था, नशे में धुत होकर मुझे मारता था। उस टॉर्चर के गहरे जख्मों के निशान आज भी मेरे शरीर पर है। स्काइलर उसे शांत करने की कोशिश करती है क्योंकि वह विल की मदद करना चाहती थी, लेकिन विल काफ़ी गुस्से में था, जो उसे कहता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता और स्काइलर का दिल तोड़कर वहाँ से चला जाता है। स्काइलर को छोड़ने के बाद विल की पर्सनल लाइफ और भी ज़्यादा उलझ चुकी थी, इसलिए वह थोड़ा अपसेट हो चुका था, जो प्रोफेसर से भी झगड़ने लगता है क्योंकि अब वह मैथ्स के रिसर्च पर भी काम नहीं करना चाहता था। भले ही वो जीनियस था, लेकिन अभी भी वह अपनी लाइफ में फोकस्ड नहीं था। विल के जीनियस स्किल्स देखकर उसे नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी में कोड ब्रेक करने के लिए जॉब की ऑफर आती है, जिसके बारे में शॉन को अपने अगले सेशन में बताना है। शॉन जानता था कि विल ने आज तक किसी से भी खुलकर अपने दिल की बात नहीं की, अपना दर्द किसी के साथ साझा नहीं किया, इसलिए उस दर्द का गुबार जो उसके अंदर आज तक दफन है वो बाहर आना बहुत जरूरी है, नहीं तो विल एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाएगा। वो विल से पूछता है कि क्या कोई तुम्हारे दिल के करीब है। विल अपने दोस्त का नाम लेता है। शॉन कहता है कि वह तुम्हारे लिए किसी का भी सर फोड़ सकता है, लेकिन तुम्हारे दिल की गहराई को नहीं समझ सकता। विल कुछ फिलोसोफर और राइटर्स का नाम लेता है, लेकिन शॉन कहता है कि वो सब सालों पहले मर चुके हैं। फिर शॉन उससे पूछता है कि तुम्हारा दिल किस चीज़ में लगता है और तुम अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहते हो। यह सवाल तो बिल्कुल सीधा है, लेकिन विल अपने दिमाग में इतना उलझ चुका था कि उसके पास इस सवाल का कोई जवाब ही नहीं था। शॉन उससे कहता है कि तुम बहुत काबिल हो, तुम्हारा टैलेंट बेमिसाल है, मगर तुम अपने टैलेंट को इस्तेमाल ना करके और उसकी जगह मजदूरी का काम करके अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे हो। शॉन की बातों का विल के पास कोई जवाब नहीं था। वह शॉन को अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करता है, लेकिन शॉन उसकी चाल समझ जाता है। वह फौरन ही उसे बाहर जाने के लिए कहता है। फिर एक दिन कंस्ट्रक्शन साइट पर काम के दौरान रैंडी को विल के ब्रेकअप का पता चलता है। वह विल से कहता है कि तुम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हो, लेकिन तुम काबिल होने के बावजूद भी हमारे साथ यहाँ काम करके धीरे धीरे खुद को ख़त्म करते जा रहे हो और अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। तुम्हें अपनी ओर ध्यान देना चाहिए और अपनी झूठी जिद की वजह से अगर तुमने अपनी ज़िंदगी यूं ही बर्बाद कर दी तो वह सिर्फ तुम्हारे अकेले की नहीं बल्कि हम सबकी हार होगी, और अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। उसकी बातें विल को सोचने पर मजबूर कर देती है, क्योंकि विल अब मैथ्स की रिसर्च पर काम नहीं कर रहा था। इसलिए प्रोफेसर को उस पर बहुत गुस्सा था, जो शॉन के ऑफिस में उससे बहस कर रहा था। प्रोफेसर सोच रहा था कि अगर विल हमारे साथ काम नहीं करना चाहता तो उसे थेरेपी टेस्ट में फेल करके जेल भेज दिया जाए, लेकिन शॉन प्रोफेसर को समझाता है कि बचपन में विल पर हुए अत्याचारों की वजह से उसके दिमाग पर बुरा असर पड़ चुका है, जो आज भी किसी पर भरोसा करने से
अपने दिल के करीब लाने से डरता है। अब तक उसने जिस पर भी भरोसा किया उन सब ने उसके भरोसे को तोड़ा और उसे दुख पहुंचाया, इसलिए मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। फिर शॉन कहता है कि विल जो कर रहा है वो एक बचाव का तरीका है। इससे पहले कि तुम्हें कोई छोड़े, तुम्हें दुख पहुंचाए, तुम खुद ही उसे छोड़ दो और उससे मिलने वाले दर्द से बच जाओ। इसी वजह से विल पिछले 20 सालों से अकेला है, क्योंकि वह किसी पर भरोसा करने से या किसी के साथ गहरा रिश्ता बनाने से डरता है। और रही बात उसके दोस्तों की, तो वह हमेशा मौज मस्ती करते हैं, जो बिना कुछ सोचे समझे विल के एक इशारे पर किसी का भी सर फाड़ने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए विल उनके साथ कंफर्टेबल महसूस करता है, पर उसके दोस्त भी उसके दिल की गहराई को समझ नहीं सकते। शॉन का मानना था कि विल को अपना करियर बनाने से पहले किसी के साथ एक मजबूत रिश्ता बनाने की सख्त जरूरत है, ताकि वह दिल खोल कर जी सके। इसी बीच विल वहां आ जाता है, जो दरवाजे के उस पार से सब सुन रहा था। उसे यह भी पता चल चुका था कि शॉन उसकी तरफदारी कर रहा है, जो उसके बारे में सब जानता है। और जब उन दोनों का झगड़ा बढ़ जाता है तब विल दरवाजा खोल देता है। फिर प्रोफेसर वहां से चला जाता है और शॉन विल को उसके कोर्ट केस की फाइल दिखाता है, जिसमें विल की तस्वीरें थी जो उस पर हुए चाइल्ड एब्यूज का प्रूफ थी। विल शॉन से पूछता है कि क्या कभी तुमने यह सब महसूस किया है? तो शॉन कहता है कि हाँ, मैंने यह महसूस किया है। मेरा बाप शराबी था, जो अक्सर नशे में धुत होकर घर आता था और किसी को मारने पीटने के लिए बेताब रहता था। मैं अपनी माँ और छोटे भाई को बचाने के लिए खुद मार खा लेता था। अनाथालय में मेरा फोस्टर फादर भी ऐसा ही था, जो टेबल पर बेल्ट, छड़ी और रेंच रखकर बोलता था कि इनमें से एक चुन लो जिससे तुम्हें मार खानी है। शॉन कहता था कि मैं बेल्ट चुनता हूँ, लेकिन विल कहता है कि मैं रेंच चुनता हूँ, ताकि वो अपनी पूरी भड़ास निकाल ले। शॉन ने उसके थेरेपी सेशंस के आधार पर अपनी फाइल रिपोर्ट भी तैयार कर ली थी। विल मन ही मन सोच रहा था कि वो थेरेपी रिपोर्ट में फेल हो चुका है और अब वह जेल जाने वाला है। वह शॉन से पूछता है कि तुमने रिपोर्ट में क्या लिखा है? अटैचमेंट डिसऑर्डर या छोड़कर चले जाने का डर? विल उसे कहता है कि वो स्काइलर से अलग हो चुका है। उसकी बातें सुनकर शॉन समझ जाता है कि विल आज बिल्कुल अकेला हो गया है और वह अंदर से बुरी तरह टूट चुका है। फिर वो दिल से कहता है कि तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, आज तक जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। विल कहता है कि ठीक है, लेकिन शॉन उसे कहता है कि तुम समझ नहीं रहे हो, इस सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। दरअसल शॉन ये अच्छी तरह से जानता था कि विल उसके सिवा किसी और पर भरोसा नहीं करता, इसलिए विल को रुलाने की कोशिश कर रहा था, ताकि गुब्बार उसके अंदर सालों से दफन है वह उसे बाहर निकाल सके और विल को हल्का महसूस करा सके। वह धीरे धीरे विल के करीब जाता है, लेकिन विल उसके करीब आने से डिस्टर्ब हो रहा था। पहले तो वह शॉन को दूर धकेल देता है, लेकिन बाद में वो उसे कसकर गले लगा लेता है और जोर जोर से रोने लगता है। शॉन उसे पिता की तरह प्यार करता है, जो विल को आज तक किसी ने नहीं दिया था, और यह पहली बार था जब विल किसी के गले लगकर रोया था। यह पल बहुत इमोशनल था, जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। प्रोफेसर जेराल्ड की रेफरेंस से विल एक कंपनी को ज्वाइन कर लेता है और अपनी नई जॉब के बारे में वह शॉन को अपने आखिरी सेशन में बताता है। शॉन अब छुट्टियों पर जाने वाला था, तो वह विल को अपने ऑफिस का नंबर देता है। विल उसे दिल से शुक्रिया करता है और शॉन उसके फ्यूचर के लिए उसे गुड लक कहता है। अगले दिन विल का जन्मदिन था और उसके दोस्त उसे एक पुरानी गाड़ी गिफ्ट करते हैं। विल अपनी गाड़ी लेकर सीधा शॉन के घर जाता है और उसके लिए एक चिट्ठी छोड़कर चला जाता है, जिसमें विल ने लिखा था, प्रोफेसर को मेरी तरफ से सॉरी कह देना, क्योंकि मुझे किसी लड़की से मिलने जाना है। शॉन समझ चुका था कि विल उसी की तरह अपने प्यार से मिलने जा रहा है, जैसे शॉन ने वो मैच छोड़ा था। वैसे ही विल नौकरी छोड़कर स्काइलर से मिलने जा रहा है, क्योंकि नौकरी तो बाद में भी मिल जाएगी, मगर प्यार जिंदगी में सिर्फ एक बार मिलता है। वह विल के लिए बहुत खुश था, क्योंकि विल अब पूरी तरह से नॉर्मल हो चुका था। और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपने इस कहानी से क्या सीखा कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।